नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में एक बार आपका फिर से अभिनंदन है। आज का मेरा विषय है भुलक्कड़पन की बीमारी को लेकर, लॉस ऑफ मेमोरी को लेकर, स्मृति शक्ति घटने के ऊपर स्मरण न रहना या फिर याददाश्त में गिरावट आते जाना। ये एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि आज बहुत लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि उन्हें कोई बात याद नहीं रहती, कोई घटना याद नहीं रहती, वो बहुत तेज़ी से भूल जाते हैं और उन्हें अपने काम करते करते कई महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण जानकारी याद नहीं रहती। तो भुलक्कड़पन की बीमारी, याददाश्त ना रहना एक गंभीर समस्या है और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जैसी शारीरिक शक्ति होती है, अलग अलग लोगों की शारीरिक शक्ति अलग अलग रहती है, उसी तरह शारीरिक शक्ति की तरह ही मानसिक क्षमता में भी बहुत भिन्नता रहती है। और यदि हम रुचि की बात करें, रुचि की बात या अरुचि की बात करें, किसी विषय में गहन रुचि लेना या किसी विषय से पीछे हट जाना, ये भी अलग अलग रहते हैं। इसमें भी कोई तारतम्यता नहीं रहता है, कोई एक सूत्र नहीं रहता। इसी तरह स्मरण शक्ति भी भिन्न भिन्न लोगों की, अलग अलग लोगों की अलग अलग रहती है। और इसी तरह वो किसी चीज़ को याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं या किसी चीज़ को भूल जाते हैं, वो भी अलग अलग रहती है। सामान्यतः देखा गया है कि 60 साल तक आदमी की स्मरण शक्ति बढ़ती रहती है या यथावत रहती है और 60 साल के बाद जैसे ही प्रौढ़ता की उम्र को पूरा करते हैं और वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, उनकी स्मरण शक्ति में, उनकी याद रखने की क्षमता में गिरावट आने लगती है। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से एक लोकोक्ति चल रही है, एक मुहावरा चल रहा है कि ये व्यक्ति सठिया गया या सठिया जाना। सठिया जाना शब्द का उल्लेख इसलिए किया जाता है कि अब इस व्यक्ति ने 60 का आंकड़ा पार कर लिया। अब इसमें कुछ डिसीजन लेने में, कुछ याद रखने में, कुछ भूली बातों को पुनः स्मरण करने में, जो गुजर चुकी घटना है उन्हें याद रखने में दिक्कत आने लगी है। इसलिए अभी सठियाना लगा है, इसकी 60 साल की उम्र पूरी हो गई है। लेकिन एक चीज़ मैंने आप देखी होगी कि सभी लोगों को सठियाने की प्रक्रिया से 60 साल के बाद नहीं गुजरना पड़ता, और यदि गुजरना भी पड़ता है तो उनकी स्मरण शक्ति पर 1-2-5% का फर्क आता है। लेकिन हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि याददाश्त की कमी या किसी घटना को, किसी बात को याद ना रखना, भूल जाने की बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। अब 60-65 के बाद ही समस्या शुरू नहीं होती, कभी कभी ये समस्या तो 40-45 साल के बाद ही शुरू हो जाती है। और कुछ विद्यार्थी भी इस बात की शिकायत करते हैं कि वो इतना पढ़ते हैं, इतना स्मरण करते हैं, इतना याद करते हैं, लेकिन या तो परीक्षा के समय वो भूल जाते हैं या उन्हें कुछ घंटे या दिनों के बाद पढ़ा लिखा सुना ज्ञान याद ही नहीं रहता। वो इतनी मेहनत करते हैं, रात रात भर तक किसी चीज़ को दोहराते रहते हैं, लेकिन या तो एग्ज़ाम से पहले परीक्षा हॉल में पहुंचकर या फिर कुछ दिनों के बाद उसका जो पढ़ा लिखा ज्ञान है वो बहुत हद तक उनके दिमाग से गायब हो जाता है। तो स्मरण ना रहने की जो समस्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 60 के बाद कुछ लोगों में पहले होती थी, कुछ लोग 70 साल में जाके कुछ बातों को भूल नहीं पाते थे, लेकिन आज ये घटना तेज़ी से बढ़ रही है। आपने 3 बीमारियों के विषय में सुना होगा जिनका सीधा संबंध हमारी स्मरण शक्ति के साथ में रहता है, याददाश्त की क्षमता के साथ में रहता है। एक बीमारी का नाम है जो डिस्लेक्सिया कहते हैं, वो भुलक्कड़पन की अंतर्गत आती है। उसमें व्यक्ति कुछ बातें तो भूल जाता है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क बहुत तीव्र रहता है। उसको हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो तल्लीनता है, लयशीलता है, कुछ विषयों तक सीमित है। जो विषय उसके रुचि के हैं उसमें वह बहुत गहराई से जुड़ा रहता है, और जो विषय उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको भूलता चला जाता है। तो ऐसे कई लोग हुए, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ तो ऐसे कई विद्वान हुए जिन्होंने विश्व ख्याति प्राप्त की, लेकिन वो एक मामले में भुलक्कड़पन के शिकार भी रहे। वो डिस्लेक्सिया के रोग के शिकार थे, जैसे कि कालिदास थे। कालिदास एक बहुत शीर्ष स्तर के साहित्यकारी नहीं रहे, वो बहुत बड़े इतिहासकार भी रहे। उन्होंने बहुत कुछ संकलित किया, लेकिन एक समय वो डिस्लेक्सिया के शिकार थे, वो भुलक्कड़पन के शिकार थे। इसी तरह आपने सुना होगा कि एक और हमारे रहे हैं
वाचस्पति जो बहुत शीर्ष विद्वान थे, उनकी गिनती प्रकांड विद्वानों के अंदर आती है। वो भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाते थे या अपने विषय में इतने गहराई से उतर जाते थे कि उन्हें जीवन की अन्य बातें स्मरण में नहीं रहती थी। यहाँ तक कि वो खाना पीना भूल और अपने दिनचर्या तक को भूल जाते थे। कई कई रात्रि तक वो सोते नहीं थे और अपने गहन अध्ययन अनुसंधान में लगे रहते थे। मैं यदि प्राचीन इतिहास की बात ना करूं, क्योंकि हमारे पास तो प्राचीन इतिहास बचा ही नहीं, कि जो कुछ बचा है वो दूसरे लोग इतिहासकारों के संकलन का झूठन जैसा है। क्योंकि हमें तो पिछले 1000 सालों से अपने इतिहास के बारे में कुछ बताया नहीं गया, और जो हमारा महान इतिहास था उसे तो हमारी दृष्टि से हटा दिया गया, गायब कर दिया गया। और हमें तो जो दूसरों के झूठन हैं, दूसरों के झूठे इतिहास हैं, दूसरों के साहित्य के जो संकलन हैं वो पढ़ाए जाते रहे। लेकिन आज भी हम यदि देखें तो वर्तमान समय में भी ऐसे कई लोग हुए जो भुलक्कड़पन के शिकार रहे, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत महान उपलब्धियां हासिल की। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे, या हम एडिसन का नाम ले सकते हैं। एक और फ्रांस के महान विद्वान हुए, आपने सुना होगा लियोनार्डो विंची अपने समय के न केवल साहित्यकार थे, विद्वान थे, बल्कि वो एक वैज्ञानिक भी थे। वो फिजियोलॉजी के, एनाटॉमी के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जिससे पश्चिम में कोई दूसरा नहीं दोहरा पाया, या हो सकता है उनके साथ में ये चीज़ जोड़ दी गई हो, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व में तो ऐसे अनेक लोग होते रहे। तो ये तो मैंने कहा कि एक भुलक्कड़पन की बीमारी। आज दो बीमारियां भुलक्कड़पन से संबंधित और बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। इसमें एक को कहते हैं अल्जाइमर बीमारी कहते हैं, जिसमें जैसे ही व्यक्ति 60 के आसपास पहुंचता है उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज़ी से घटने लगती है। उसे घटनाएं याद नहीं रहती, अपने बच्चों के नाम याद नहीं रहते, उसे अपने मकान का एड्रेस याद नहीं रहता, उसे चाबी की चाबी याद नहीं रहती, या वो पैंट पहनता है तो पैंट के बटन लगाना भूल जाता है, शर्ट पहनता है तो शर्ट की बटन लगाना भूल जाता है, उसे बहुत कुछ याद नहीं रहता। वो बिस्तर से उठ के घर के दरवाजे पहुंचकर उसे याद नहीं रहता कि उसे जाना है, कि वो कहीं से आया है। घर के बाहर वो घंटों खड़ा रहता है, इस रूप में सोचता है, या वो ऐसे अपांगता की स्थिति में रह जाता है कि उसे घर से कहीं जाना है, या वो कहीं से चल के आया है, घर में प्रवेश करना है। तो अल्जाइमर की बीमारी ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति बहुत कुछ जीवन की चीज़ों को भूलने लगता है। इसी तरह की एक और बीमारी है जिसे पार्किंसन डिजीज कहते हैं, जिसमें शरीर हिलता है, हाथों में कंपन रहता है, लेकिन स्मरण शक्ति भी घटती जाती है। उसे बहुत सारी जीवन घटनाएं याद नहीं रहती, अपने काम से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाएं उसके दिमाग से निकल जाती हैं। तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। यदि हम पश्चिम समाज की बात करें, जो चिकित्सा विज्ञान में भौतिक दृष्टि से, आधुनिकता की दृष्टि से बहुत शीर्ष माना जाता है, वहाँ अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यदि कई देशों में तो इनके ऐसे रोगियों की संख्या 25% तक पहुंच गई है। हमारे देश में भी ये दोनों बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जबकि हमारे यहाँ वृद्ध लोगों की संख्या अभी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है। आने वाले 25-30 सालों में जब वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके साथ ऐसी समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अल्जाइमर है या पार्किंसंस हैं या डिस्लेक्सिया है, भूलने की बीमारी है, वो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर निर्भर करती है, मस्तिष्क की क्षमता के साथ निर्भर करती है। कि उम्र के साथ जैसे हमारे और इंद्रियों में गिरावट आती है और इंद्रियों की क्षमताएं घटती जाती है, हमारी नेत्र ज्योति घटती है, हमारे दांत टूटने लगते हैं, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, हमारी शारीरिक क्षमता में गिरावट आने लगती है, हमारे हार्मोन्स के जो लेवल हैं वो घटने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त की क्षमता है, वो भी घटती है, क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाएँ जो हैं वो तेज़ी से निष्क्रिय पड़ने लगती हैं या नष्ट होने लगती हैं। तो इस उम्र के हिसाब से कुछ सीमा तक स्मरण शक्ति घटना तो सामान्य बात हो सकती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इसमें इतनी तीव्रता इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा खान पीन बदल गया है, हमारा जीवन स्टाइल बदलने लगा है, जीवन शैली में बदलाव आया है। हम प्राकृतिक आहार को, अपने परंपरागत आहार को त्याग कर आधुनिक फास्ट फूड की तरफ तेजी से बढ़े हैं। हम ऐसे खाद्य पदार्थ तेजी से खा रहे हैं जिनमें ग्लूकोज का स्तर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें प्रोसेस्ड प्रोटीन ज़्यादा रहती है, उसमें फैट्स और ऐसे फैट्स ज़्यादा रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, और वो हमारे शरीर के डाइजेस्ट सिस्टम
पर मेटाबॉलिक और जो सिस्टम है उस पर कुप्रभाव डालते हैं, और इसके कारण हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। आप जानते हो फ्री रेडिकल्स के बारे में सुना होगा, मुक्त मूलकों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये हमारे शरीर को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। ये ऊत की ये जो कार्य क्षमता है उसमें गिरावट करते हैं और ऊत की संरचना को नष्ट भी करते हैं। इसलिए फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ऐसे फ्री रेडिकल्स पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहुंच के मस्तिष्क की कोशिकाओं को पहुंचाते हैं। इसलिए हमारी स्मरण शक्ति है, जो याददाश्त की क्षमता है, वो तेजी से घटती है। आप जानते हो कि स्मरण पर, हमारी याददाश्त पर, हमारी जो मेमोरी पावर है उस पर हमारे जीवन का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व रहता है, क्योंकि इसके साथ ही हम पारिवारिक संबंध बना पाते हैं, पति पत्नी और बच्चों के साथ संबंध रख पाते हैं, मकान दुकान बहुत सारा व्यापार इसके आधार पर कर पाते हैं। यदि हमें स्मरण नहीं रहेगा तो सारा तंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। आप देखा होगा कि पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे, हमारे माँ बाप होते थे, एक पूर्ण आयु भोग के बच्चों के बीच में अपनी देह त्याग करते थे, मृत्यु को प्राप्त करते थे, तो अपने जीवन के बहुत सारे रहस्य, लेन देन या पुराने जो व्यवहार होते थे उन सब की चर्चा करके परिवार में जाते थे, बच्चों को बता के जाते थे, पति पत्नी को पति को बता के जाती थी। लेकिन आजकल तो ज़्यादातर मौतें अस्पतालों में आईसीयू यूनिट में रहती हैं। यहाँ व्यक्ति ना तो होश में रहता है, ना बात करने की स्थिति में रहता है, और बहुत सारी मामले तो ऐसे देखे गए हैं कि एक मरीज घर से चल के जाता है, ठीक ठाक अवस्था में जाता है, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल पहुंचता है 2-3 दिन 4 दिन के बाद उपचार लेते लेते अनायास वो ऐसी स्थिति पहुंच जाता है कि वहाँ का स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के जो हेल्थ विशेषज्ञ कहते हैं कि अब इन्हें आईसीयू में रखना है या वेंटिलेटर पर लेके जाना है, और ऐसे में उसे सचेत अवस्था से अचेतन की अवस्था में ले जाना पड़ता है, उन्हें बेहोश करना पड़ता है, उन्हें सेडेशन पर रखना पड़ता है, और ऐसी सेडेशन पर, ऐसी वेंटिलेशन की जो स्थिति है उसी में वो व्यक्ति अपनी अपनी जान दे देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जीवन के रहस्य, जो जीवन के अनुभव हैं, उसी के साथ भी गायब हो जाते हैं। बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि उन्हें किससे क्या कुछ लेना है, उनका क्या किसके साथ व्यवहार है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, लेन देन है, व्यापार, बहुत सारी स्थितियाँ हैं जो उसी के साथ में समाप्त हो जाती हैं। तो ये बहुत विकट स्थिति हो रही है। लेकिन मेरा कहना है, यदि आप ऐसी जो लॉस ऑफ मेमोरी की स्थिति है, स्मरण शक्ति की जो गिरावट की स्थिति है, उससे बचना चाहते हैं तो प्राकृतिक जीवन शैली का तो निरंतर अभ्यास करें ही करें। प्राकृतिक जीवन शैली और खान पीन को तो यथावत बनाए रखें। इसके साथ में आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास भी करते रहें। ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान सिर्फ कोई आँख मूंद के कहीं शांत बैठने की स्थिति का नाम नहीं है। ध्यान एक अवस्था है, इसमें प्राणायाम आदि कई क्रियाओं के बाद हम अपनी मानसिक स्थिति को निष्क्रिय अवस्था में लाते हैं, निर्विचारता की अवस्था में लाते हैं। विचारों को हम अपने मन में शांत करते हैं, शरीर को शांत करते हैं। हम अपने जो ब्लड प्रेशर है या हमारी श्वसन दर की गति है उसको निम्नतम स्तर पर लेके आते हैं। इससे हमारे शरीर के अंदर जो पुनर्जीवित की स्थिति है, पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो नष्ट ऊत की संरचना हो चुकी है, उनको पुनः मरम्मत के लिए जो स्वअवसर की स्थिति निर्मित होती है। और ध्यान एक घटना है जो निर्विचारता की अवस्था में प्रवेश करने के बाद निर्मित होती है। तो आप ध्यान के अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास तो आज बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से आप अपने हृदय संबंधी व्याधि पर नियंत्रण पा सकते हैं। हृदय संबंधी यदि कोई गंभीर अवस्था आपके सामने आ गई है, आपका ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं रहता, आपकी हृदय की धड़कन सामान्य नहीं रहती, आपका हृदय सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता, डॉक्टर्स आपको हृदय ट्रांसप्लांट कराने के लिए प्रेरित करते हैं या स्टेंट डलवाने के लिए या बाईपास सर्जरी के लिए प्रेरित करते हैं, या और बहुत सारी बीमारियां हैं, या कैंसर जैसी बीमारियां ध्यान के निरंतर अभ्यास से आप नियंत्रित कर सकते हैं, उनमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान निरोगी रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसन्नचित्त रहने के लिए महत्वपूर्ण है, हताशा निराशा कुंठा से दूर और उभरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा आप नियमित रूप से देसी गाय का दूध पी सकते हैं। वैसे भैंस का दूध भी कोई बुरा
नहीं है, लेकिन भैंस का दूध भी वो नैसर्गिक अवस्था में हो तो बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा देसी गाय का दूध मिले तो बहुत महत्वपूर्ण है। देसी गाय के दूध में देसी गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी न केवल स्वास्थ्य को निरोगी रखने में मदद करता है, बल्कि आपकी स्मरण शक्ति को भी यथावत और समान बनाए रखता है। पहले ज़माने में तो बहुत कुछ करते थे हम, लेकिन अब दूध पीना, दूध में घी डाल के सेवन करना, यही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहो तो आपको अवसर मिले तो आप उसके साथ में अश्वगंधा का चूर्ण ले सकते हैं। वैसे कई ऐसी चीज़ें भी बाज़ार में उपलब्ध हैं जिसे आयुर्वेदिक फार्मेसियाँ बनाती हैं, उनका सेवन भी आप कर सकते हैं। इनमें आप ब्रह्म रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रह्मवटी का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी स्मरण शक्ति के लिए, याददाश्त को बनाए रखने के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता को यथावत रखने के लिए, अपने को बुद्धि प्रवीण रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके संबंध में यथाचित समय जब मिलेगा उनके बारे में आगे कभी जिक्र करूँगा। आप चाहें तो उनके संबंध में मुझसे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स लिख के जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है और एक वीडियो में सारे विषय को समाहित करना तो मुश्किल रहता है और वीडियो बढ़ने का खतरा भी रहता है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको मेमोरी लॉस पर, स्मरण शक्ति की जो कमी हो रही है उसके बारे में बताया। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपका विषय मुझे अच्छा लगा हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों तक शेयर करने की भी कृपा करने की कोशिश करें। धन्यवाद।